माधव उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया उसे एहसास हुआ सुधा की परछाई दीवार पर नहीं थी। सुधा, मुड़ो हमारी तरफ। तुम चुप काहे हो? सुधा धीरे धीरे मुड़ी। उसके हाथ में एक थाली थी, लेकिन थाली में रोटी नहीं थी। थाली में गीली मिट्टी का ढेर था। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधा का चेहरा बदल रहा था, आंखों से खून बह रहा था और आवाज उसकी नहीं थी। हमने कहा था ना बिटवा, पीछे मुड़कर मत देखना। तुमने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा था ना, तभी तो तुम्हारी रूह उस बरगद पर ही छूट गई। अब जो यहां आया है वो तुम नहीं, तुम्हारी मौत है। नहीं। माधव, तुम यहाँ? तुम तो शहर गए थे ना, वापस काहे आए? इस गांव की हवा अब जहरीली हो चुकी है, और तुम जिस बरगद की बात कर रहे हो वो बरगद तो 5 साल पहले ही काट दिया गया था। वहां अब सिर्फ एक गड्ढा है। क्या कह रहे हो भैया? हम अभी वहीं से आ रहे हैं। काका वहीं बैठे हुक्का पी रहे थे, हमने खुद देखा। काका तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन गांव की उस हवेली में आग लगी थी। माधव, तुम जिसे देख रहे हो वो तुम्हारी यादें हैं। बेदीपुर अब वो गांव नहीं रहा जहां तुम पले बड़े थे। यहाँ अब सिर्फ वो लोग बचते हैं जिन्हें मौत भी कबूल नहीं करती। मेरी बात मान, इस टॉर्च को ले और सीधा भाग। रास्ते में एक कुआं मिलेगा, उस कुएं में अपनी ये दवा की पोटली डाल देना और कहना कि मेरा हिसाब पूरा हुआ। तभी तुम इस चक्रव्यूह से निकल पाओगे। शंभू ने टॉर्च माधव को थमा दी। स्वामी, हमने कहा था ना, गांव अब मेहमान नवाजी नहीं करता। अब हम सब एक हैं, हम सब मिट्टी हैं। माधव ने देखा उसके हाथ और पैर अब लकड़ी की तरह सख्त हो रहे थे। उसकी खाल फट रही थी और उसमें से बरगद की जड़ें निकल रही थीं। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि सिर्फ धुआं निकल रहा था। बेदीपुर को एक नया रक्षक चाहिए था माधव, जो इस पगडंडी पर बैठे और आने जाने वालों को याद दिलाए कि पीछे मुड़ना मना है। तुमने पीछे मुड़कर देखा और तुमने अपना गुनाह कबूल किया। अब तुम यहीं रहोगे। माधव का शरीर धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ का हिस्सा बनता गया। उसकी आंखें पेड़ की डालियों में बदल गईं। उसका सीना तने में समा गया। वो अब एक पेड़ था, एक ऐसा पेड़